बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने को है जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बल्कि फिजिक्स में वैसे भी इस आर्टिकल को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि लाइट के बारे में बहुत से आइडियाज जो हम हमेशा से गलत सोचते थे वो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से सही हुए थे। तो स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि आज के आर्टिकल में हमारे पास सीखने को क्या कुछ है। स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, वो ये है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम लेने की बजाय अगर मैं कहीं YDSE कह दूं तो इसका मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही होगा। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम्स क्या कह रही हैं इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं इस कायनात की जितनी भी चीजें हैं उनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फिजिक्स के अंदर। एक को हम बोलते हैं पार्टिकल्स और एक को बोलते हैं वेव्स। फिजिक्स में हम कहते हैं कि कायनात की कुछ चीजें जो है वो पार्टिकल नेचर रखती हैं और कुछ वेव नेचर। पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल वो चीजें होती हैं जो आपस में कोलाइड करती हैं, जिनका मैस होता है। आप देखते हैं पार्टिकल्स की अपनी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स में आप लोग जानते हैं कि जब वेव्स ट्रैवल करती हैं तो उनमें हमारे पास क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है। इसी तरह आपको मालूम है कि वेव की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो चीजें वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी करेंगे उन्हें हम वेव बोलेंगे, और जो चीजें पार्टिकल्स की तरह कोलाइड करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी करेंगे, उन्हें हम पार्टिकल बोलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या चल रहा था? प्रॉब्लम यह चल रहा था कि लाइट क्या है, पार्टिकल या वेव? अब इसको साबित करने के लिए हम लोगों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट आइडियाज रखते थे। मिसाल के तौर पर जो न्यूटन था वो ये बिलीव करता था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। और वो ऐसा क्यों बिलीव करता था? क्योंकि अगर आप बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की, आपको मालूम है लाइट जो है वो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो कहता है ये जो लाइट का रिफ्लेक्ट होना है ना, अगर आप देखो तो ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी छोटी सी बॉल को फेंको तो वो भी तो उसी एंगल पर वापस आ जाती है। तो यहां पर लाइट इज कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द मिरर जस्ट लाइक पार्टिकल्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर फिनोमिना में यानी कि रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट मिरर से इस तरह से बाउंस बैक हो रही है जैसे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए इस लाइट की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से हमने लाइट को एज ए पार्टिकल जो है वो सपोज कर लिया हुआ था। और ये आइडिया न्यूटन का था। तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही करती थी जैसे पार्टिकल्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां एक और साइंटिस्ट का जिक्र आता है जिसका नाम था हाइगन। ये हाइगन क्या कहता था? आपको मैंने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि हाइगन यूज्ड टू बिलीव दैट लाइट वाज अ वेव। लाइट एक वेव है, हाइगन का ये आइडिया था। और हाइगन इस आइडिया को कभी भी प्रूव नहीं कर सका, लेकिन वो फिर भी कहता था कि सपोज करें लाइट एक वेव है। अब हम कैसे प्रूव करें हाइगन के आइडिया को कि लाइट वेव है या नहीं? हमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट चाहिए जिससे कंफर्म हो जाए कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की तरह नहीं बल्कि वेव की तरह बिहेव करती है। अब अगर आप लाइट को एज ए वेव ट्रीट करें तो वेव भी बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्शन करेगी। यानी कि हाइगन का आइडिया भी रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करता है, न्यूटन का आइडिया भी रिफ्लेक्शन को। लेकिन न्यूटन के आइडिया में रिफ्लेक्शन को प्रूव करते हुए वो लाइट को एज ए पार्टिकल इमेजिन करता है, तब भी लाइट उस पर पूरा उतर रही है। और अगर आप हाइगन के प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं, लाइट को एज ए वेव समझते हैं, फिर भी वो बिल्कुल उसी तरह से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना करता है। यानी कि रिफ्लेक्शन की बेस पर यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि लाइट पार्टिकल है या वेव, क्योंकि लाइट को पार्टिकल इमेजिन करो तब भी रिफ्लेक्शन हो सकती है और वेव इमेजिन करो तब भी रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो यह असल प्रॉब्लम है। हमें कोई ऐसा यूनिक एक्सपेरिमेंट चाहिए जो सिर्फ वेव ही कर सकते हो। तो रिफ्लेक्शन तो पार्टिकल और वेव दोनों की प्रॉपर्टी है। वो एक्सपेरिमेंट हमें यंग्स ने दिया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम एक वेव इमेजिन करते हैं। ये देखिए, ये पानी की वेव्स है। आपको मालूम है, आप देख रहे हैं पानी की जो वेव्स हैं उनमें आपको कहीं पर क्रस्ट और कहीं पर ट्रफ नजर आ रहे हैं। ये चीजें अब आप डिटेल में जानते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अगर इस पानी की वेव के सामने दो छोटे छोटे स्लिट्स रख दूं, हर स्लिट में से जब पानी की वेव निकलेंगी तो आप देखेंगे कि पानी की वो वेव्स आपस में जाते हुए सुपरपोज करेंगे, मिलेंगी।
और जब वेव्स मिलती हैं तो यहां मैं आपको रोक कर एक बात बता दूं कि जब वेव्स मिलती हैं तो ये दो तरह से मिलती हैं। समटाइम्स वेव की क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आता है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है। इससे वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और ये इंटरफेरेंस कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समटाइम्स क्या होता है, वेव की क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आता है और इस सूरत में आप देखेंगे कि वेव एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो पानी की लहरों में तो पानी की एक बड़ी लहर बनेगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर पानी की लहरों में तो पानी की एक छोटी लहर या बिल्कुल भी पानी की लहर खत्म हो जाएगी। इसी तरह साउंड की बात करें, साउंड में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो हमारे पास एक लाउड साउंड सुनाई देगा, और अगर साउंड में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो हमें मध्यम या फिर बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देगा। तो आते हैं वापस अपने उस वाटर वाले एग्जांपल पे। अब आप देखें पानी की ये जो दो वेव्स यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये दोनों वेव्स आगे जाकर मिल रही हैं। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जहां पर पानी की वेव थोड़ी सी ऊपर हो गई है, यानी कि ये वो पॉइंट्स है जहां पर दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। फिर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं जहां पर हमारे पास पानी का जो वेव फिनोमेना है वो बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि दोनों वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया है। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आप इस एंड पर देखें तो आपको सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पैटर्न नजर आ रहा है, जिसमें आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद एक डिस्ट्रक्टिव होता है, फिर कंस्ट्रक्टिव फिर डिस्ट्रक्टिव। ये जो पैटर्न आ रहा है ये तभी आ सकता है जब आपके पास वेव हो। ये पैटर्न कभी भी पार्टिकल नहीं दे सकते। तो इसका मतलब अगर हम लाइट को चेक करना चाहते हैं कि वो पार्टिकल है या वेव है, तो उसका एक सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट लाइट के केस में भी करो। जब आप ऐसा ही एक्सपेरिमेंट लाइट के केस में करोगे तो अगर लाइट पार्टिकल हुआ तो क्या होगा। तो इमेजिन करें, सपोज करें लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो आपको मालूम है पार्टिकल तो सिर्फ इन दोनों स्लिट्स में से सीधा सीधा पास करेंगे, तो आपके पास दो जगहों पर लाइट इकट्ठी होगी, यानी यू विल गेट टू ब्राइट स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन। और ऐसा कब होगा, अगर लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो अगर आपने यही एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए किया और आपको दो स्पॉट्स नजर आए सिर्फ, तो यह बात साबित कर देगी कि लाइट पार्टिकल है। लेकिन अगर लाइट एक वेव है, मैं ये नहीं कह रहा वो है, लेकिन अगर इमेजिन करें वो वेव हो, तो फिर इन दोनों स्लिट्स में से गुजरने के बाद वो पानी की तरह बिहेव करेगी और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हमारे पास वही फिनोमिना होगा, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा। अब आपको मालूम है कि जिस तरह से साउंड का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बड़ा साउंड, लाउड साउंड, और साउंड का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि फेंट साउंड, मध्यम साउंड या नो साउंड। ये लाइट की इंटरफेरेंस हो रही है। अगर लाइट इंटरफेरेंस करेगी तो फिर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और इसी तरह से अगर लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव कर दिया तो वहां डार्कनेस हो जाएगी फुल। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास अब मेयार, या ये हमारा वो स्टैंडर्ड है जिस पर हमने चेक करना है कि लाइट वेव है या पार्टिकल। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही जानना जरूरी है, भाई आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल पढ़ने का मकसद आपको समझ में आया। एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी कि लाइट पार्टिकल है या वेव, और हम उस बहस को आज खत्म करेंगे और चेक करेंगे कि लाइट वेव है या पार्टिकल। आखिरी दफा फिर बता दूं, अगर लाइट पार्टिकल से बनी हुई तो फिर आप देखेंगे दो ब्राइट स्पॉट स्क्रीन के ऊपर, और अगर लाइट जो है वो पार्टिकल की बजाय वेव हुई तो आपको दो ब्राइट स्पॉट नहीं बल्कि आपको बहुत से ब्राइट स्पॉट और बहुत से डार्क स्पॉट्स मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो असल रिजल्ट क्या था। लेकिन मैं उससे पहले एक बात बता दूं, लाइट की इंटरफेरेंस करवाना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बड़ी टेक्निक चाहिए। मेरा लास्ट लेक्चर लाजमी देखें जिसमें मैंने आप लोगों को लाइट की इंटरफेरेंस को बताया है कि लाइट की इंटरफेरेंस बाकी वेव्स की इंटरफेरेंस की तरह आसान नहीं है, बल्कि लाइट के केस में आपको बहुत सी एक्स्ट्रा कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए बहुत अरसे तक यह बात प्रूव नहीं कर सके, क्योंकि लाइट की इंटरफेरेंस कराना मुश्किल था। भला हो थॉमस यंग्स का, जिसने एक ऐसा मेथड बनाया जिससे हम लाइट की इंटरफेरेंस करवा सकते थे। तो स्टूडेंट्स, वो मेथड अब डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले
मैं YDSC का यानी कि यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पर्पस लिख दूं। YDSC क्या था, किसने किया था ये जी? इन 1801 थॉमस यंग performed an experiment by using डबल स्लिट। अब ये क्या है, मैं आपको इसको डिस्कस करता हूं। पहले इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट? तो आपको मालूम है इसके दो पर्पस थे। क्या था? टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक तो इसका पर्पस था कि लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करें। क्या शौकिया तौर पर स्टडी करें कि इसके पीछे कोई मकसद था? इसके पीछे मकसद था ना, ताकि यह साबित किया जा सके कि लाइट एक वेव है, क्योंकि अगर उसने इंटरफेयर कर दिया तो लाइट तो वेव होगी, फिर वो पार्टिकल नहीं हुई, तो न्यूटन का आइडिया गलत साबित हो जाएगा। तो इसका मतलब टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी कह सकते हैं इसका पर्पस। और दूसरा इसका असल पर्पस क्या था? टू प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट। ये है असल में इस एक्सपेरिमेंट का मकसद। अब आप सोच रहे होंगे एक्सपेरिमेंट क्या था, तो अब हम देखते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं लाइट की इंटरफेरेंस स्टडी करना आसान नहीं है। इस वजह से लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए यंग ने एक बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा सबसे पहले तो आप एक लाइट का सोर्स लें, लेकिन वो लाइट का सोर्स व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्हाइट लाइट में तो बहुत से कलर्स हैं। वो मोनोक्रोमेटिक सिंगल लाइट होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। अब उसने ये जो सोर्स लिया, उसके सामने इसने एक बहुत छोटी सी स्लिट रखी। वो क्यों रखी? क्योंकि आपका सोर्स जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। हमें यहां सोर्स नहीं चाहिए, हमें यहां पॉइंट सोर्स चाहिए। इतना छोटा सोर्स चाहिए जो एक पॉइंट जितना हो। अब इतना छोटा सोर्स हम ला तो नहीं सकते, हमारे जितने भी बल्ब्स वगैरह हैं, एलईडीज वगैरह हैं, वो तो अच्छी खासी बड़ी होती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सोर्स वही लेंगे, लेकिन उसके आगे जब हम एक छोटी सी स्लिट रखेंगे, सुराख रखेंगे, तो उसमें से जब लाइट निकलेगी तो वो एक सुराख जो है वो एक सोर्स बन जाएगा एक किस्म का, जिससे लाइट निकल रही है। अब ये जो लाइट निकल रही है, इसके आगे हम दो और स्लिट्स रखेंगे। अब जब ये दो स्लिट्स रखेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों स्लिट्स में से जब लाइट की वेव्स निकलेंगी तो आगे जाकर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों लाइट मिलेंगी। और जब ये दोनों लाइट मिलेंगी तो फिर अगर तो लाइट वेव हुई तो हमारे पास यहां इंटरफेरेंस फिनोमिना होगा। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया स्टूडेंट्स, ये देखिए जी, ये वही एक्सपेरिमेंट है मैंने यहां पर बनाया है जो भी आप लोगों को दिखाया। आप देख रहे हैं कि एक स्लिट है, ये सोर्स है, हमारा असल सोर्स है, इससे लाइट ऐसे निकली, आगे हमारे पास ये दो जो है वो स्लिट्स हैं, और ये जो दो स्लिट्स हैं इनमें से जब लाइट ऐसे निकलेगी तो ये वो जगह है जहां पर लाइट आपस में मिलेगी और इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और स्टूडेंट्स, ये वाकई में प्रूव हुआ जब हम लोगों ने लाइट को देखा, तो वाकई में हमारे पास एक स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बना जिसमें कहीं लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी और कहीं लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम थी। जहां ज्यादा है उसको मैंने रेड से शो किया है और जहां कम है उसको मैंने ब्लैक से शो किया है। और यही पैटर्न तो आपने वाटर वेव्स में नहीं ऑब्जर्व किया था कि कहीं हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहां से क्या साबित हुआ कि वाकई में लाइट जो है वो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, क्योंकि अगर वो वेव ना होती तो हमारे पास कभी भी ये पैटर्न हमें ना मिलता। अब यहां बच्चों के पास दो क्वेश्चन है कि भाई ये दो डायग्राम्स क्या है, अलग-अलग दो डायग्राम्स क्यों बनाई है? एक्चुअली में ये एक ही डायग्राम है। एक में मैं लाइट को प्रोपगेट करते हुए एज ए रे दिखा रहा हूं। आपको मालूम है ऐसा हम करते होते हैं, चैप्टर नंबर 10 में भी हम लोगों ने किया कि लाइट को एज ए रे दिखाते हैं। तो ये है रे ज्योमेट्री,
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मैंने रे बनाकर एक्सप्लेन किया, और ये भी वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें मैंने आपको लाइट को एज ए वेव बनाकर एक्सप्लेन किया। और ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर लाइट की ये वाली वेव और ये वाली वेव आपस में मिल रहे हैं। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, वो क्या है कि आप देख रहे हैं ये असल में प्लेन वेव फ्रंट थे, और ये इसने लाइट को सर्कुलर वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, ये एक वेव फ्रंट है, इसी तरह ये भी एक वेव फ्रंट है। इस वक्त दोनों स्लिट्स में जो वेव फ्रंट टकराया वो एक ही है। इसका मतलब यहां से जो आगे वेव्स निकली हैं उनका सोर्स यही एक वेव फ्रंट है, यानी कि उनका सोर्स एक है, सेम सोर्स है। और लाइट की इंटरफेरेंस के लिए बहुत जरूरी है, इसे बोलते हैं कि लाइट कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब मैंने डिटेल में पहले बताया। अब बस इतना याद रखिएगा कि दो सोर्सेज का, दो लाइट के सोर्सेज का अगर पीछे से जो सोर्स है वो एक ही हो, वेव फ्रंट एक ही हो, तो फिर हम कहते हैं ये दोनों सोर्सेज आपस में क्या है, कोहेरेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आप क्या बताएंगे कि यंग ने क्या किया, ठीक है, तो ही इल्यूमिनेटेड लाइट, ठीक है, उसने लाइट को इल्यूमिनेट किया किसके ऊपर, ऑन टू वेरी स्मॉल एंड वेरी क्लोज स्लिट्स। उसने लाइट को फेंका किसके ऊपर, दो बहुत करीब और बहुत छोटी स्लिट्स पर। अब उसने जब ये स्लिट्स पर किया तो फिर क्या हुआ, बोथ स्लिट्स, जो दोनों स्लिट्स थी, विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। और वो जो दोनों स्लिट्स हैं वो फिर से सोर्स बन गई, उनसे लाइट फिर से ऐसे निकली जैसे एक ये सोर्स है और एक ये सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्स बन गया, हेंस लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट S1 एंड स्लिट S2, इन दोनों स्लिट में से जो मजीद लाइट निकल रही है वो कैसी है, इज कोहेरेंट। तो वो लाइट जो है जो इस स्लिट में से निकलेगी वो कोहेरेंट है, क्योंकि उनका एक्चुअल सोर्स एक ही है। तो ये हमारे पास इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होंगे। और फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्व क्या किया, व्हाट इज हिज ऑब्जर्वेशन। उसने क्या देखा, उसने देखा कि स्क्रीन के ऊपर क्या बन गया, दो ब्राइट स्पॉट्स बने या बहुत से डार्क और ब्राइट स्पॉट्स बने। तो बताइए, बहुत से डार्क और ब्राइट स्पॉट्स बने, जो ये बात की निशानदेही कर रहा है कि लाइट एक्चुअली क्या है, लाइट एक्चुअली वेव है। तो स्टूडेंट्स, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ही ऑब्जर्व्ड a pattern of dark and bright fringes। इसको हम एक फ्रिंज कहते हैं, ये जो एक ब्राइट हमारे पास लाइन है इसे हम बोलते हैं ये एक फ्रिंज है। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, और उसकी ऑब्जर्वेशन से हमें क्या आइडिया मिला, उससे हमें आइडिया मिल गया कि वाकई लाइट क्या है, वेव है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी थ्योरी तो पूरी पढ़नी है ना, तो अब आगे जो मैं चीज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा वो है दो टर्म्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, आपको मालूम है जहां लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि ये दोनों वेव्स वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, इसका मतलब वहां क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया। इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा, इसलिए मैंने मैक्स लिखा हुआ है। और फिर मिनिमा क्या है, मिनिमा वो पॉइंट है जहां पर दोनों वेव्स मिली तो हैं, लेकिन एक की क्रस्ट के ऊपर दूसरी का ट्रफ आया, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है, और हमारे पास इसको बोलते हैं मिनिमा। तो याद रखिएगा, मैक्सिमा क्या है,
points on screen where crust fall on crust, ठीक है जी। और मिनिमा क्या है? where crust fall on trough। मैक्सिमा आपको कैसा नजर आएगा? ब्राइट नजर आएगा। क्यों ब्राइट नजर आएगा? क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और मिनिमा आपको डार्क नजर आएगा। क्यों डार्क नजर आएगा? क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो ये तो हो गया मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, हमारे पास ये जो आर्टिकल मैंने अभी तक आप लोगों के सामने लिखा, ये आपको इस पेज पर सारा नजर आ रहा है। और अगर आप देखें, जो बिल्कुल स्टार्ट में उसने बताया हुआ कि 1801 में ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था? थॉमस यंग ने। और फिर आप उससे नीचे देखें तो वो आपको पर्पस बता रहा है, टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और फिर उससे आगे जो आपके पास है वो है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स, कि वो क्या क्या उसने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज ली, सोर्स कैसा था, स्लिट्स कैसी थी, वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो उसके नीचे उसने एक्सप्लेन किया है कि ऑब्जर्व किया उसने। तो क्या ऑब्जर्व किया उसने? डार्क एंड ब्राइट कंजक्टिव फ्रिंजेस ऑब्जर्व की। और फिर अगले पेज पर अगर आप देखें तो आपको मैक्सिमा की डेफिनेशन में मिलेगी और मिनिमा की डेफिनेशन में मिलेगी। इसी तरह से ये डायग्राम भी मैंने आप लोगों के सामने बनाई है यहां पर, ठीक है। और इसी तरह से जो पिछले पेज पर डायग्राम है वो भी मैंने आप लोगों के सामने बनाई। इन दोनों डायग्राम्स को देखकर परेशान नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही है। एक सिर्फ लाइट को एज ए रे बनाकर और दूसरे में लाइट को एज ए वेव बनाकर। तो स्टूडेंट्स अभी तक का मुझे आप लोग ये बताएं कि आपको आइडिया हो गया कि लाइट वेव है या पार्टिकल है? तो आप लोग अब बताएंगे कि लाइट वेव है। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास, हमें मालूम है यहां कहीं कंस्ट्रक्टिव हो रहा है और कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा बनेगा। लेकिन सवाल यह है कहां मैक्सिमा और कहां मिनिमा बनेगा? इसके लिए हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं जरा मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ कि इन इक्वेशंस को डेराइव कैसे करना है। स्टूडेंट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन करने से पहले यह डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो पूरी मैं ज्योमेट्री बनाऊंगा, मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर आप इसको कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो मैं जो कुछ इस डायग्राम में बनाऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने लिखना भी है, और वो आपको बुक में एग्जैक्ट पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आएगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जब आपने लिखना है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को, आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है जैसे बुक ने लिखा। अब इस डायग्राम में मैं कर क्या रहा हूं, वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आप लोग देख रहे हैं। ये वो डबल स्लिट है और इन स्लिट्स को मैंने ए और बी का नाम दे दिया। इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, और याद रखिएगा स्लिट्स का सेंटर सी है। इससे एल डिस्टेंस दूर एक स्क्रीन पड़ी है और उस स्क्रीन पर आपको मालूम है इंटरफेरेंस पैटर्न बनना है। लेकिन याद रखिएगा मैं यहां एक पॉइंट इमेजिन कर लेता हूं सिर्फ, और इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ये मैं देखूंगा। ये पॉइंट स्क्रीन के सेंटर से y डिस्टेंस पर है। स्टूडेंट्स देखें, स्लिट ए से भी लाइट की एक रे गई, स्लिट बी से भी लाइट की एक रे गई, और वो इस पॉइंट P पर मिलेगी। अब ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाई, इसमें मजीद ये एडिशन है कि ये जो स्लिट का सेंटर था C, यहां से मैं एक डॉटेड लाइन यहां तक बना देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, आप देख रहे हैं दोनों वेव्स एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि स्लिट ए से आने वाली रे पॉइंट P के करीब थी, तो इसमें से उसने कम डिस्टेंस, जबकि इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं आपको यहां पर ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से दिखाऊं तो मुझे मालूम है निचली वेव ने ऊपर वाली वेव से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन कितना ज्यादा? याद रखिएगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो परपेंडिकुलर होगी दूसरी लाइन पर। अब जरा देखें, जहां मैंने लाइन ड्रॉ किया इससे आगे रेज की जो लेंथ है ना वो बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे पास निचली रे ऊपर वाली रे से कितनी बड़ी है, तो आप कहेंगे इतना। ये जो मैंने ब्लू में आपको दिखाया, इसे मैं कह देता हूं पॉइंट BD। जब वेव एक वेव दूसरी वेव से बड़ी हो ना, तो
तो इसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो अगर मैं कहूं दोनों वेव्स में कितना पाथ डिफरेंस है, तो याद रखिएगा ये होता है पाथ डिफरेंस, और इसको मैं बी डी कह रहा हूं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने यहां पर किया कि मैंने यहां से परपेंडिकुलर गिराया और पॉइंट डी के ऊपर ये जो है ना बी डी, दिस डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जो निचली वेव ने एक्स्ट्रा कवर किया है। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस बी डी होगा। ये सारी बातें स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो स्टेप बाय स्टेप वहां पर लिख देनी है एज इट इज। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। बस इसको आप लोगों ने यही जस्टिफाई करना है कि मैथमेटिकली इट कैन बी प्रूव्ड इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। बस अब जरा चलते हैं अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। देखिए ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाली, इस ट्राइंगल को मैं आपको बड़ा करके यहां पर दिखाता हूं, ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से, ये स्लिट ए है, ये स्लिट बी है, और ये पॉइंट डी है, और ये एंगल थीटा है। ये बी डी पार्ट डिफरेंस है। दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है डी। ठीक है, ये वाली सारी चीज मैंने आप लोगों के सामने यहां पर इस तरह से बड़ा करके दिखा दी। अब जरा स्टूडेंट्स देखें इस ट्राइंगल में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखनी है, बुक की लाइंस। ठीक है, अब आगे मैं डेरिवेशन की बात करता हूं। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बी डी ओवर हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने वाला, यानी कि ए बी। लेकिन बी डी क्या है, बी डी याद है पाथ डिफरेंस था। फिलहाल मैं इसको बी डी लिख देता हूं, लेकिन इसको भूलना नहीं आपने, पाथ डिफरेंस है। ये वो बता रहा है कि ये बी डी है, कि निचली वेव ऊपर वाली वेव से इतनी बड़ी है। अब जरा देखें ए बी क्या है, ए बी दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है, और वो तो डी है। यहां से स्टूडेंट साइन थीटा किसके बराबर आया, बी डी ओवर डी, और बी डी किसके बराबर आया, डी इधर डिवाइड हो रहा था जाकर मल्टीप्लाई, तो बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये है हमारे पास जो इक्वेशन जिससे आगे हम सारे काम करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो बी डी है ना, इसको भूलना नहीं आप लोगों ने। बी डी क्या है, पाथ डिफरेंस, एक वेव दूसरी वेव से कितनी बड़ी है। अब जरा देखें, मैं मैक्सिमा की इक्वेशन बनाता हूं। तो इक्वेशन फॉर मैक्सिमा, आपको मालूम है स्टूडेंट्स मैक्सिमा कौन सा पॉइंट था, वो पॉइंट जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिएगा, इस बात का पाथ डिफरेंस से क्या ताल्लुक है, जरा देखते हैं। आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट ए पर देखता हूं कि पॉइंट ए पर जब वेव्स मिलती है ना, तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस वजह से हो रहा है कि दोनों वेव्स की लेंथ एक है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट इसी वजह से आ रहा है ना, दोनों ने एक जैसा फासला तय किया। दूसरे अल्फाज में पाथ डिफरेंस नहीं है। तो हमने एक बात सीखी कि जब पाथ डिफरेंस 0 हो तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जरा थोड़ा और ऊपर जाते हैं, हमारे पास यहां पर फिर से क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ गया। अब जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट क्यों आया, जरा पाथ डिफरेंस को देखें स्टूडेंट्स। नीचे वाली वेव ऊपर वाली वेव से पूरी एक वेवलेंथ बड़ी है। इसका मतलब यह हुआ, अगर एक वेव दूसरी वेव से एक वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करे ना, फिर भी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर पाथ डिफरेंस पूरी वेवलेंथ का हो तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जरा और ऊपर जाते हैं, एक और जगह जहां पर फिर से क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट मिल जाएगा। अब जरा इमेजिन करें, जब यहां पर भी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है, तो हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या है। तो देखें, निचली वेव ने ऊपर वाली वेव से अब 2 वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 वेवलेंथ का भी पाथ डिफरेंस हो
तब भी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर अगर हम और आगे चलते हैं, हम देखते हैं फिर एक और जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन जब हम वजह देखते हैं तो वजह क्या है कि जो नीचे वाली वेव थी उसने ऊपर वाली वेव से 3 वेवलेंथ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का हो, 3 वेवलेंथ्स का हो, तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर 4 वेवलेंथ्स का होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 5 का होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम कह सकते हैं अगर m लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां से हम लोगों ने मैक्सिमा की इक्वेशन के लिए पहले हमें यह देखना है कि पाथ डिफरेंस BD जो है वो या तो 0 लैम्डा हो, या 1 लैम्डा हो, या 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, या फिर लैम्डा का है कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो, पूरे लैम्डास का डिफरेंस हो, तो फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर मैं BD की जगह यहां m लैम्डा पुट कर दूं तो m लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा। ये है हमारे पास इक्वेशन फॉर मैक्सिमा। तो आपने देखा मैक्सिमा की इक्वेशन बनाने के लिए आपने पार्ट डिफरेंस को फोकस किया कि कब कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जब जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब 1 लैम्डा हो पूरा, 2 लैम्डा हो, 3 हो, 2.5 ना हो, 3.5 ना हो। अब जरा देखते हैं मिनिमा की इक्वेशन कैसे बनानी है। तो इक्वेशन फॉर मिनिमा। नाउ स्टूडेंट्स, मिनिमा का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हम जरा देखते हैं उसी डायग्राम में ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आया है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है? जरा पार्ट डिफरेंस को फोकस करें, देख रहे हैं पार्ट डिफरेंस यानी कि निचली वेव ने ऊपर वाली वेव से एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आधी वेवलेंथ। एक क्रस्ट आ रहा है सिर्फ। इसका मतलब अगर आधी वेवलेंथ हो ना, यानी λ/2 पार्ट डिफरेंस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छा जरा आगे चलते हैं, ये पॉइंट देखें, इस पे फिर हमारे पास क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन क्यों? जरा देखें वहां पर पार्ट डिफरेंस, तो आप देख रहे हैं पार्ट डिफरेंस में ये एक पूरी वेवलेंथ है और ये आधी वेवलेंथ है, यानी हम कह सकते हैं ये 1.5 लैम्डा, यानी कि 3/2 लैम्डा। और अगर 3/2 लैम्डा भी हो तो हम क्या कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और पॉइंट ऊपर देखते हैं, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, लेकिन क्यों हो रहा है जरा देखते हैं। तो वो पार्ट डिफरेंस देखो, पूरी एक वेवलेंथ है, फिर पूरी एक वेवलेंथ है और फिर आधी वेवलेंथ है, यानी कि ये तो 2.5 वेवलेंथ हुई, जिसे हम मैथ्स में 5/2 लैम्डा कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब हो रहा है? जब जब पार्ट डिफरेंस आधी वेवलेंथ हो, 1.5 वेवलेंथ हो, 1.5, 2.5 वेवलेंथ हो, 2.5, 3.5 वेवलेंथ हो, 3.5। इसका मतलब यह हुआ कि जब जब पार्ट डिफरेंस m+1/2 लैम्डा होगा, तब तक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा बल्कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यह है मैक्सिमा के लिए शर्त और यह है मिनिमा के लिए शर्त। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं वो BD असल इक्वेशन जो है उसमें ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास यही इक्वेशन अब मिनिमा के लिए आ जाएगा। तो BD की जगह मैं पुट कर रहा हूं m+1/2 लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, ये है इक्वेशन फॉर मिनिमा। स्टूडेंट्स, अभी इक्वेशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आ गई हैं और ये दोनों इक्वेशंस आपको नेक्स्ट पेज पर यहां पर नजर आ रही हैं। लेकिन इन इक्वेशन से रिलेटेड मजीद कुछ बातें भी हैं और ये आर्टिकल अभी हमारा हाफ हुआ है, तो इस आर्टिकल को मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।